ये आज हमारी क्लास जो है क्लास 10 के लिए है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री और चैप्टर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, जिसका एक टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर्स का, और अक्सर रिसर्च पेपर में पूछते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाजमी। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें लॉ ऑफ मास एक्शन, तो हमारे जहन में जो है रिएक्शंस आनी चाहिए। हम ये देखेंगे कि ये जो लॉ है जो मास एक्शंस के हवाले से डिफाइन किया गया है वो केमिकल रिएक्शंस के अंदर वैलिड है। अच्छा, अब कौन से केमिकल रिएक्शंस के अंदर इस किस्म के लॉ को हम जो है चेक करते हैं या ये लॉ एप्लीकेबल है? हम ये कहते हैं कि जो हमने डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम किया था या डायनेमिक केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ा था, उस किस्म के केमिकल रिएक्शन में ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो एप्लीकेबल होता है। या हम इसके साथ साथ कह सकते हैं कि जो हम डिफरेंट रिएक्शन लिखते हैं और उसमें उस रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है उसके अंदर जो है वो ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है। डायनेमिक की जब हमने आपको बात की थी तो डायनेमिक से मुराद हमने यही कहा था ना कि जब एक रिएक्शन है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर इक्वल हो जाए और वो मुसलसल मूव कर रहा हो तो हम कहते हैं कि उस कंडीशन में वो रिएक्शन जो है वो डायनेमिक जो है वो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस कहलाता है, केमिकल रिएक्शंस कहलाता है। और अगर हम रिवर्सिबल की बात करें कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, तो आपको पता है कि उसके अंदर जो है वो इस किस्म के जो है वो हम जो है वो एरो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर केमिकल रिएक्शंस में ये दो ऐसे केमिकल रिएक्शंस अवेलेबल हों तो हम कहेंगे कि ये लॉ उस पर एप्लीकेबल होता है। अच्छा, अब इसके लिए चले हम एक रिएक्शन जो है वो लिखते हैं। सपोज करते हैं कि ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी स्मॉल बी कैपिटल बी, ठीक है। और ये एक रिएक्शन हम शो करते हैं, ठीक है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, नजर आ रहा है इसके जरिए से। इसका मतलब ये हुआ ए स्पेशीज जो है मोल ए के साथ मिलकर और बी स्पेशीज बी मोल बी के साथ ये आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी की फॉर्मेशन होती है। और ये तो आपको पता है ना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ख्वाह रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, ये जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और इसकी मदद से जब ये आपस में कंबाइन होता है तो जो चीजें हमें मिलती है आगे राइट हैंड में वो कहलाता है प्रोडक्ट। अब ये जो बता रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि ये लॉ जो है वो इस किस्म के रिएक्शन में बहरहाल एप्लीकेबल है। तो अब ये होता है कि ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट जो है वो बहरहाल रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब यहाँ अगर हम बात करें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी की, तो याद देखिए ए जो है ना कैपिटल ए या कैपिटल बी वगैरह ये सब्सटेंस है, यहाँ उसको स्पेशीज कहते हैं। और स्मॉल ए जो है वो इस कैपिटल ए सब्सटेंस का मोल को जाहिर कर रहा होता है। लिहाजा ए के कोएफिशिएंट में जो स्मॉल ए है ये दरअसल मोल ऑफ सब्सटेंस ए है, बी के कोएफिशिएंट में स्मॉल बी है, दरअसल ये मोल ऑफ सब्सटेंस बी को जाहिर कर रहा होता है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके जरिए से हमें जो मिल रहा होता है प्रोडक्ट में वो सी और डी हासिल होता है। जबकि सी जो है कैपिटल सी मोल ऑफ सब्सटेंस सी को जाहिर कर रहा होता है और डी का मतलब होता है मोल ऑफ सब्सटेंस डी को जाहिर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है कि जिसके अंदर जो है मास ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शंस को बहरहाल हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि देखिए ये एक ऐसा रिएक्शन है कि जिसके अंदर हम बात कर रहे होते हैं कंसंट्रेशन की। याद रखिएगा कि जब भी हम यहाँ बात करेंगे कंसंट्रेशन की तो हम कंसंट्रेशन के लिए इस किस्म के ब्रैकेट को यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी किसी भी सब्सटेंस पे अगर ये ब्रैकेट नजर आता हो तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस का कंसंट्रेशन को जाहिर करता है। इसी तरह कंसंट्रेशन के बाद जब हम उसके यूनिट की बात करेंगे तो याद रखिएगा कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पी डीएम क्यू। याद रखिएगा ये है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि बेसिकली किसी भी सब्सटेंस में अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट मौजूद है तो वो कंसंट्रेशन को डिनोट करता है, ये जाहिर करता है। और कंसंट्रेशन को यूनिट को हम जब यूनिट पे शो करेंगे तो वो कहलाता है मोल पी डीएम क्यू। याद रखिएगा हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर, इसके बराबर होता है। चूंकि याद रखिएगा कि डीएम क्यूब जो है वो लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसकी जगह डीएम क्यूब की जगह लीटर भी शो कर सकते हैं। लिहाजा ये जो यूनिट है
ये कॉन्सेंट्रेशन में अप्लाई होता है या कॉन्सेंट्रेशन के लिए होता है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, केमिकल रिएक्शन हो गया जो ज्यूम किया हमने, और ये रिएक्शन जो है नजर आ रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब अगर हम इसमें बात करते हैं कि ये रिएक्शन ऐसा है कि हम देखेंगे कि क्योंकि ये डायनेमिक रिएक्शन है, डायनेमिक केमिकल रिएक्शन है, तो हम ये कहेंगे कि इसके स्पीड के बारे में बात करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि इसका जो स्पीड है बेसिकली वो क्या है, तो हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। देखिए रेट ऑफ, चूंकि ये आगे की तरफ मूव हो रहा है तो हम फॉरवर्ड की बात करेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा, रिएक्टेंट्स के। रिएक्टेंट्स के कौन सा रिएक्टेंट्स, ये जो रिएक्टेंट्स हमारे पास मौजूद है रिएक्टेंट्स के, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट्स के। रिएक्टेंट्स से मुराद ये जो हमारे पास सब्सटेंस मौजूद है इसकी कॉन्सेंट्रेशन की स्पीड जो है वो दरअसल डिपेंड करती है या रिलेशन बनाती है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ। अगर रिएक्शन ज्यादा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड ज्यादा होगा, तो रिएक्टेंस भी उसी हिसाब से इंक्रीज कर जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी उसी हिसाब से इंक्रीज कर जाएगी। अगर इसकी स्पीड फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस की स्पीड में अगर कोई कमी होगी तो इसके रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन भी वैसे डिक्रीज हो जाएगी या इसकी स्पीड में भी कमी आ जाएगी। तो ये जो नजर आ रहा है ये रिलेशन को जाहिर करता है दो डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जैसे मैंने बताया कि अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, या अगर एक की स्पीड में कमी आ रही है तो दूसरी की कॉन्सेंट्रेशन या स्पीड में भी कमी आ जाएगी। ये एक सिचुएशन या एक कंडीशन हमने फॉलो किया। उसके बाद अब अगर हम इसको सिंबॉलिक तौर पर लिखना चाहें तो देखिए रेट जो है ना, हम पहले इसको कैपिटल आर लिखते हैं, ठीक है, तो कैपिटल, और उसके बाद हमने स्मॉल एफ लिख दिया फॉरवर्ड, तो ये क्या रहेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और ये जो है बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शंस है रिएक्टेंट्स के। अच्छा, अब रिएक्टेंट्स में ये मौजूद है, अब इसको आप बेसिकली किस तरह लिखेंगे, याद रखिएगा कि यहाँ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के जो है सब्सटेंस मौजूद है ए और बी, तो हम इसको इस तरह शो करेंगे कि देखिए कैपिटल ए जो है या सब्सटेंस को ये लिखेंगे इस तरह कॉन्सेंट्रेशन यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसके साथ जो इसका मोल है इसको हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। पावर के फॉर्म में लिखेंगे, अब इसको जब शो करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। किस तरह देखिएगा, ये सब्सटेंस बी है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, और बी का मोल जो है वो बेसिकली एक्सपोनेंट या पावर के फॉर्म में आ जाता है, तो लिहाजा हम इसको इस तरह शो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब ये इस तरह शो हो गया तो हम ये देखा कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इन दोनों के, रिएक्टेंट्स के सब्सटेंस के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, याद रखिएगा। तो अब अगर हम फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, इसी तरह अगर हम रिवर्स के यानी बैकवर्ड की भी बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या है, प्रोडक्ट के, यहां हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम सिंबॉलिक तौर पर लिखना चाहें तो देखिए इस तरह लिखेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड एफ बैकवर्ड बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होगा, याद रखिएगा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ये है जो राइट हैंड में नजर आ रहा है, तो अब ये क्या है, ये सब्सटेंस सी है और ये इसका मोल है, तो जो सब्सटेंस सी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन और उसका मोल को हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं। और इसी तरह आइए जरा हम इसकी बात कर लें, देयर यहाँ सब्सटेंस डी जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में शो करेंगे, और डी जो है वो पावर के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि इस तरह हमने शो कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम इसको लिखना चाहें, याद रखिएगा, तो इनका जो है, याद रखिएगा, इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन दोनों का हम रेशो बनाते हैं, तो लिहाजा अगर इन दोनों को हम रेशो के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो इस तरह होता है कि याद रखिएगा हम ये लिखेंगे C और D, जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसको हम न्यूमरेटर में यानी ऊपर की तरफ लिखते हैं, और इसी तरह अगर हम बात करते हैं यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शंस के इस पॉइंट की, तो आप यहाँ देखिए इसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, A स्मॉल a, B स्मॉल b, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ, ये हमने क्या हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस का जो हमारे पास था उसको हमने इस तरह रेशो के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया।
अब याद रखिएगा कि ये और ये जो रेशो की फॉर्म में होते, याद रखिए कि इसका प्रोडक्ट जो है हमेशा जो है वो न्यूमरेटर में होता है और इनका जो रिएक्टेंट्स है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। तो इन दोनों का रिएक्शंस को हमने इसका रेशो में बना दिया और याद रखिए इनका रेशो जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसको हम कहते हैं k, उसके बराबर होता है। तो हमने इसको डायरेक्ट इस तरह बना लिया कि इन दोनों का रेशो लिख लिया और इसके k के बराबर लिख दिया कि ये जो है वो k जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। यहाँ k जो है हम इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, EQULIBRIUM, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में होता है और बाद बाकी यहाँ KC भी लिखा रहता है। तो लिहाजा ये जो हमारे पास फॉर्मूला जो हमने डिटरमाइन किया है कि जिसके अंदर आप देखें कि ये हमारे पास नजर आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B सब्सटेंस का जो डिनोमिनेटर में मौजूद है रिएक्टेंट्स, और इनका रेशो जो है वो दरअसल एक कांस्टेंट शो कर रहा होता है और जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इस तरह हम इसको एक फार्मूला जो है डिटरमाइन कर लेते हैं या ड्राइव कर लेते हैं और यही फार्मूला जो है वो डिनोट कर रहा होता है लॉ ऑफ मास एक्शन को, और इसकी मदद से जो है हम डिफरेंट सब्सटेंस के जो है वो यूनिट और वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो आज का टॉपिक था कि जिसमें हमने आपको डिफाइन किया कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। तो उसके लिए हमने आपको बता दिया कि सबसे पहले हम जो है वो एक जनरल इक्वेशन देंगे और हम ये देखेंगे जो कि डायनेमिक रिएक्शंस है, लिहाजा हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इसके रिएक्टेंट्स के बराबर लेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और इसको सिंबॉलिक तौर पर इस तरह लिख लेंगे। और इस तरह जब बैकवर्ड की बात करेंगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रोडक्ट के बराबर लेंगे। अब इन दोनों को जो है हमने जो है वो रेशियो बना लेना है। तो जो प्रोडक्ट है उसको हम ऊपर रखते हैं और जो रिएक्टेंट्स है उसको नीचे रखते हैं और इक्वल कर लेते हैं डायरेक्ट। ये इनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है जिसको हमने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये हमारे पास एक इक्वेशन ड्राइव हो गया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है।